एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम को लेकर जो टेस्ट सीरीज़ हमने चला रखी है और उसी टेस्ट सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 47। 46 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 47 आज हम करने वाले हैं। हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम अगस्त के अंदर होने की पॉसिबिलिटी है और उसके हिसाब से हम अपनी तैयारियां चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके हमने कितने टॉपिक्स पढ़ लिए, किस टॉपिक में हमारी कमजोरी है। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज़ हम करने लग रहे हैं ये है HSSC के पैटर्न पर। जो सब्जेक्ट, जो सिलेबस, जो टॉपिक्स HSSC ने दिए हैं हमें सीईटी एग्ज़ाम के लिए, उसी के आधार पर ये टेस्ट सीरीज़ तैयार करी गई है। 100% दिए गए हैं इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर। किस किस सब्जेक्ट के हैं? जीके है, इसके अलावा कंप्यूटर है। कंप्यूटर के जो पर्सन है वो जीके के अंदर ही शामिल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा जीके हरियाणा जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है। तो ये सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं जो HSSC ने दिए हैं, उन्हीं के आधार पर ये प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है इन्हीं सारे सब्जेक्ट की सहायता से। और ये जो क्लासेस हम करने लग रहे हैं इनकी आपको PDF में भी मिलेगी। जो प्रैक्टिस सेट है इनकी आपको PDF भी मिलेगी ताकि आप दोबारा से अकेले बैठकर रिवाइज कर सको। और PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको ज्वाइन कर लेना है। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर आपको और भी स्टडी मटेरियल मिलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट की PDF वगैरह डाल रखी है। हिंदी का भी स्टडी मटेरियल है, हरियाणा जीके के PYQ भी वहाँ पर डाल रखे हैं। ठीक है, जीके के भी हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग सभी की PDF वगैरह वहाँ पर डाल रखी है। सॉल्यूशन भी डाल रखे हैं, नए नए क्वेश्चंस की PDF डाल रखी है। आप सारा कुछ वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो टेस्ट सीरीज़ हम करने लग रहे हैं ये तैयार की गई है आर्यभट्ट एकेडमी के द्वारा। और ये आर्यभट्ट एकेडमी की हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 47 आज हम करने वाले हैं। इसके अंदर 1 बाय 1 100 के 100% हम करेंगे और सभी का डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है जो जीके का है, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सारे प्रश्न का हम डिटेल में सॉल्यूशन करने वाले हैं। अब कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धार्मिक इतिहास के बारे में बात हो रही है। तो पहला है कि सौतांत्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा दिया है कि सर्ववास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग्विषयों के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं हैं अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ये दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और इन दोनों में से आपको ये बताना है कि सही कौन सी है। पहला देखा कि सौतांत्रिक और समिति ये जैन धर्म के संप्रदाय थे। जी ये बिल्कुल गलत दिया गया है। सौतांत्रिक और जो समिति है ये जैन धर्म के, जो जैन मत हैं उसके संप्रदाय नहीं थे। ये किससे संबंधित थे? ये थे बौद्ध धर्म से। ये बौद्ध मत के जो संप्रदाय थे, ठीक है, बौद्ध फिलॉसफी से ये संबंधित है। सौतांत्रिक है और समिति है। तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो दूसरा कथन दिया गया है वो दिया गया है कि सर्ववस्त्यादीन की मान्यता थी कि दृग्विषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु वे सदैव विद्यमान रहते हैं। ये बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, जो कंपोनेंट्स है फिनोमिना के वो परमानेंट, मतलब मोमेंट्री नहीं होते, वे परमानेंट रहते हैं, वो क्षणिक नहीं होते, वो हमेशा के लिए विद्यमान रहते हैं। तो इसमें केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन इसमें गलत दिया गया है। और ये दिया गया है केवल ऑप्शन बी के अंदर। कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी वाला, कि केवल दूसरा कथन इसमें सही है। देखो ये जो दोनों स्टेटमेंट दी गई है ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये दोनों कथन दिए हैं ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित कथन हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, अलग सा एक आधा क्वेश्चन पेपर में ऐसा दिखाई दे जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि खैर हरियाणा सीईटी में तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का भी लगा सकते हो। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं अगर कोई नया पर्सन एकदम से हट के दिखे तो। अगला है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत जीता था? देखो 1192
1191 और 1192, लगातार 2 साल 2 लड़ाइयाँ हुई थी। 1191 और एक हुई थी 1192 के अंदर। कौन सी लड़ाइयाँ थी ये थी तराइन की। तराइन का पहला युद्ध 1191 में और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 के अंदर। ठीक है, जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1192 में, पहली हुई थी 1191 के अंदर तराइन की। किस किस के बीच में हुई थी? एक तो था पृथ्वीराज चौहान और दूसरा कौन था? मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में तराइन की 2 लड़ाई हुई थी। 1191 में पहली लड़ाई हुई थी, 1192 में दूसरी हुई थी। पहली लड़ाई में कौन जीत गया था? पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। इसने मोहम्मद गोरी को बख्श दिया था, जाने दिया था, जान से नहीं मारा था, इसको छोड़ दिया था, भाई जाओ। लेकिन 1192 में फिर से लड़ाई हुई और इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान हार गया था। पृथ्वीराज चौहान के हारने की वजह कौन था? जयचंद था। जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था। हरियाणा में कहावत भी है, ये जयचंद आदमी है, किसी को बोल देते हैं ना कि जो चुगली करने वाला आदमी होता है ना, जो विश्वासघाती आदमी होता है, हरियाणा में उसको जयचंद ही कहा जाता है। इसी वजह से जयचंद कहा जाता है उसको। जयचंद वो था जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था। इसी जयचंद की वजह से जो मध्य एशिया के जो शासक थे, जो मोहम्मद गोरी जो शासक थे, ये अपना शासन करने में सफल हुए थे भारत में। इन्हीं की वजह से जो अलग अलग जो समुदाय, जो मुस्लिम समुदाय थे, ये रहने लग गए थे धीरे धीरे आने के बाद। ठीक है, तो 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, 1192 में दूसरी, मोहम्मद गोरी 1192 की जीता था। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले आक्रमण कब शुरू करा था? इसने 1175 में सबसे पहली बार आक्रमण करा था मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, उसके बाद इसने 1178 में भी गुजरात के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन 1178 में इसको हरा दिया गया था। जो चालुक्य, जो सोलंकी वंश के शासक था भीमद्वितीय, उसने भीमद्वितीय ने 1178 में इसको हरा दिया था मोहम्मद गोरी को। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, गुजरात के ऊपर जब आक्रमण करा तो भीमद्वितीय ने इसको हरा दिया था। इसके बाद 1191 और 92 में 2 लड़ाइयाँ लड़ी थी इसने। यहीं से उसके बाद आगे मोहम्मद गोरी की वजह से आगे जो गुलाम वंश वगैरह है वो भारत में आए थे। अगला है प्रश्न नंबर 3। साराबंदी आंदोलन जो 1922 में हुआ था, किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर लाला लाजपत राय? देखो, साराबंदी आंदोलन, अब आपने नया नाम सुन रहा, नहीं आएगा समझ में, लेकिन इसका एक दूसरा नाम है और वो नाम सुनते ही आपको उत्तर याद आ जाएगा। इसका नाम क्या है? बारदोली आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह भी इसको कहते हैं। अब याद आएगा, बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित? सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ के नेतृत्व थे। अच्छा, जो बारदोली सत्याग्रह है ना, इसी के कारण जो वहाँ की महिलाएं हैं, इन्होंने इनको सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, बारदोली की जो महिलाएं थी, उन्होंने जी वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 1922 में ये हुआ था बारदोली सत्याग्रह, टैक्स से संबंधित था ये। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, साराबंदी आंदोलन। इसका दूसरा नाम है बारदोली सत्याग्रह। प्रश्न नंबर 4 दिया है, भारतीय सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारतीय सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? देखो, अगर आप ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो 99% बच्चों को ये लगेगा तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अगर 1% आपको राष्ट्रपति नहीं दिखेगा तो आप दूसरा क्या सोचोगे? प्रधानमंत्री मिलेगा, तो वो हो जाएगा। इस प्रश्न के अंदर चारों में ना तो राष्ट्रपति ऑप्शन में है ना प्रधानमंत्री है। ये जो पोस्ट दे रखी है, ये ऑफिशियल पोस्ट दे रखी है गवर्नमेंट के हिसाब से। डिप्टी गवर्नर ऑफ दिल्ली, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर। ये 4 अलग अलग पोस्ट दी गई। तो देखो, दिल्ली का राज्यपाल, ये तो वैसे ही बाहर हो गया, ये तो खाली दिल्ली से संबंधित है, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही बाहर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि डिफेंस सेक्रेटरी। डिफेंस सेक्रेटरी का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी तो सिर्फ होगा डिफेंस के क्षेत्र में। अब बच गया ऑप्शन सी और डी। एक तो है कैबिनेट सेक्रेटरी और एक होता है चीफ सेक्रेटरी, जो प्राइम मिनिस्टर का है। तो देखो, जो प्राइम मिनिस्टर का जो चीफ सेक्रेटरी है वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा और बाकी सभी जो IAS सेंटर के उनको देखेगा। लेकिन जो सुप्रीम जो गवर्निंग ऑफिसर है वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। सर्वोच्च IAS अधिकारी होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। प्राइम मिनिस्टर का बिल्कुल जो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, कुछ बोल लो, सारे डिसीजंस यहीं से होते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी से। कैबिनेट सेक्रेटरी और इसका हेड कौन होता है कैबिनेट सेक्रेटरी का? ये सारे प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होते हैं।
ठीक है। जो सेक्रेटेरिएट होता है सेंटर का, उसका हेड होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, और इसका भी हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। इनका सबसे ऊपर सर्वोच्च हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। ये ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। जो सीनियर मोस्ट IAS अधिकारी होते हैं ना, वो बनते हैं इस पोस्ट पर, वो पहुंचते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? साइबेरियन जो सार्स होते हैं, सार्स है जो रूस की साइड के होते हैं, साइबेरिया कौन सा है? रूस का हिस्सा है। तो साइबेरियन सार्स के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास कौन से राज्य हैं? अब इस प्रश्न के उत्तर देखना आप, इसके अंदर दे रखा है, एक तो अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है उड़ीसा। लेकिन साइबेरिया रूस की बात करें, साइबेरिया रूस के लिए दो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है नेशनल पार्क, वह है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव जो नेशनल पार्क है, कहाँ पर है ये? भरतपुर के अंदर। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान के अंदर। तो साइबेरियन सार्स के लिए जो सबसे बेस्ट है वो है केवलादेव, भरतपुर के अंदर जो है, राजस्थान। इसका तो प्रॉपर जो आंसर होगा वो होगा केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर, राजस्थान। लेकिन ऑप्शन के अंदर राजस्थान नहीं दिया गया। ध्यान रखना, अगर ऑप्शन के अंदर राजस्थान हो तो इसका करेक्ट आंसर आएगा राजस्थान। केवलादेव नेशनल पार्क जो भरतपुर, राजस्थान के अंदर है, वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, राजस्थान इसका सही आंसर होगा। चारों में से कोई भी इसका आंसर सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इस प्रश्न का अगर आपको उत्तर लगाना हो दूसरा, अगर राजस्थान नहीं है तब आपको असम के साथ जाना है। पहला ऑप्शन रहेगा राजस्थान, ध्यान रखना। अगर पेपर में राजस्थान नहीं मिले तो इसका दूसरा सही रहेगा असम, जो काजीरंगा नेशनल पार्क है जहाँ एक सींग वाला गेंडा मिलता है वो। ठीक है, और मानस नेशनल पार्क, दोनों आसाम के अंदर है। एक तो है काजीरंगा, ठीक है, और एक है मानस। ये दोनों आसाम के हैं नेशनल पार्क। यहाँ पे भी साइबेरियन रूस कभी कभार देखा जाता है, साइबेरियन जो है वो। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। राजस्थान इसका सबसे पहला उत्तर रहेगा और दूसरा आएगा असम, साइबेरियन सार्स के लिए। प्रश्न नंबर 6 है, मानसीराम जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है किस राज्य के अंदर है? मानसीराम, और ये कहाँ पर है? मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम। तो ये कहाँ पर है? मेघालय के अंदर। सबसे पहले मानसीराम से पहले सबसे अधिक बारिश कहाँ होती थी? पहले हम पढ़ते थे चेरापूंजी में, लेकिन अब इसकी जगह कौन सा आ गया? मानसीराम। अगर पूछे भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? मेघालय के मानसीराम में सबसे अधिक बारिश होती है। ठीक है, मेघालय के अंदर 3 पहाड़ियाँ हैं जो काफ़ी फेमस है, गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ हैं। गारो, खासी और जयंती की पहाड़ियाँ, इन्हीं के आसपास का क्षेत्र है ये मानसीराम और चेरापूंजी। ये जो मानसीराम और जो चेरापूंजी है दोनों आसपास की ही जगह हैं। ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। मानसीराम कहाँ पर है? मेघालय डिस्ट्रिक्ट, मेघालय स्टेट के अंदर है ये। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 7, जो पेंडुलम घड़ी है वो तीव्र गति से चल सकती है किस मौसम के अंदर? जो पेंडुलम घड़ी होती है, जो ऐसे पेंडुलम लटका होता है उसके ऊपर, एक स्ट्रिंग के ऊपर, तो ये घड़ी, इसका क्या काम है? एक बार इधर जाएगी, ऐसे घड़ी होती है पेंडुलम घड़ी, ऐसे ऐसे मूव करती है, ये टू एंड फ्रो मोशन होता है इसका। तो इसने पूछ रखा है कि ये तेज गति से किस मौसम में चलेगी और धीमी गति से किस मौसम के अंदर चलेगी? तो देखो, तेज मौसम, तेज चलने का मतलब क्या? देखो, कोई चीज़ ऐसे लटक रही है, एक तो इसकी लंबाई छोटी कर दे तो ये फटाफट जाएगी, अरे अगर इसकी ज़्यादा लंबाई करेंगे तो इतनी थोड़ी थोड़ी दूर जा पाएगी। भाई अगर हमने इस पर भी बराबर का धक्का लगाएंगे दोनों चीज़ों पे, तो जो छोटी चीज़ है वो ज़्यादा दूर तक जाएगी। जैसे हम झूला भी झूलते हैं, बड़ा झूला क्या करेगा, इसमें ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, हल्का सा लगाएंगे तो इधर इधर बस थोड़ा सा ही रह जाएगा ये। ठीक है, तो तेज किस मौसम में जाएगी? तेज जाएगी बारिश के, सर्दी के मौसम में। पेंडुलम जो घड़ी है वो तेज़ी से कब मूव करती है? विंटर सीजन के अंदर। ठीक है, और स्लो किस में मूव करती है? गर्मी के अंदर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है प्रश्न नंबर 8, बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है? बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या चीज़ है ये जो है इसका मैं सीधा सीधा आपको आंसर ही बता देता हूँ। देखो, फ्लोरीन का पॉलीमर, ये तो गलत है। फ्लोरीन नाम सुन के ये मत सोचना कि भाई इसी से है। फ्लोरीन, ये दोनों की स्पेलिंग भी अलग अलग चीज़ है। ऑप्शन बी तो इसका बिल्कुल गलत है। बल्कमिंस्टर क्या है? बकमिंस्टर ये है, बकमिंस्टर है कार्बन का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन जो हैं उनका एक गुच्छा बना होता है, 60 कार्बन का, जो परस्पर पंचभुज, जो पेंटागन या षटभुज, जो हेक्सागन आकृति में बने होते हैं।
या तो पेंटागन ऐसी शेप में बना होएगा, ठीक है, या फिर ऐसे हेक्सागन इस शेप में बने होते हैं। 60 कार्बन जुड़े होते हैं लगातार ऐसे आपस में बॉन्ड के थ्रू। 60 कार्बन का एक एलोट्रोप है, एक बकमिंस्टर फ्लोरीन कार्बन का एलोट्रोप है ये। 60 कार्बन जुड़े होते हैं इसके अंदर। पॉलीहाइड्रल स्ट्रक्चर होते हैं इसके, पेंटागन या फिर हेक्सागन की। ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये अमेरिका के एक मैसिनिस्ट है उसके नाम पर रखा गया, बकमिंस्टर फ्लोरीन उस साइंटिस्ट के नाम पर ही रखा गया है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 8 का। प्रश्न नंबर 9 दिया है, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा पौधे के द्वारा सबसे कम मात्रा में लिया जाता है। ये जो पोषक तत्व दे रखे हैं कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक और सल्फर, तो इसमें से कौन सा ऐसा पोषक तत्व है जो पौधे सबसे कम मात्रा में लेते हैं। तो जो पौधे सबसे कम मात्रा के अंदर, देखो पौधों को जीने के लिए कितने न्यूट्रिएंट्स चाहिए, 16 न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। इसमें से 10 लॉन्ग रेंज के होते हैं, 6 शॉर्ट रेंज के होते हैं। अगर पौधे के अंदर इन 16 में से किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो दिक्कत हो जाती है पौधे के अंदर। चाहे हमारे शरीर की बात मान लो, जैसे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट, फास्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, आयरन, ये सारे मेन हैं, ये 10 गिनाए हैं। इसके अलावा 6 हैं जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है जिनकी कम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर उनमें से किसका नाम है, जिंक का नाम है। देखो टोटल 16 न्यूट्रिएंट्स होते हैं पौधे के अंदर, 10 जो अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, 6 ऐसे जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। 10 में से कैल्शियम भी है, एक पोटासियम भी है, एक सल्फर भी है। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इसके अलावा फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारे 10 आइटम हैं जो अधिक मात्रा में ज़रूरत होती है। कम मात्रा वाले हैं 6। एक तो हो गया जिंक, दूसरा हो गया कॉपर, तीसरा हो गया मैग्नीज, ठीक है, चौथा हो गया बोरोन, पांचवा हो गया मोलिब्डेनम और छठा हो गया क्लोरीन। ये 6 ऐसे पौष्टिक तत्व हैं जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है पौधों को। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा जिंक। प्रश्न नंबर 10 दिया है, रेड रिबन एक्सप्रेस चलता फिरता किसका दृश्य साधन है। देखो आपने रेड रिबन का ऐसे एक लोगो सा देखा होगा कई जगह, किस बीमारी के लिए ये ऐसा करके ऐसे, ये होता है एड्स के लिए। रेड रिबन का जो सिंबल है ये किस बीमारी से है, एड्स के लिए। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, ये एड्स की फुल फॉर्म होती है। किससे होता है ये, HIV वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ये आपको ध्यान रखना है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो लाल रिबन किस लिए है, एड्स के खिलाफ जागरूकता के लिए। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 दिया है कि मई 2024 में किस देश ने अपने सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री टो लैम को नया राष्ट्रपति बनाया था। जो इनका पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर था उसी को ही प्रेसिडेंट बना दिया। क्या नाम था, टो लैम को। किस देश का ये प्रेसिडेंट बना है, वियतनाम, इंडोनेशिया, थाईलैंड या फिर मलेशिया। तो ये बना है वियतनाम का। वियतनाम का ये प्रेसिडेंट बना है टो लैम, जो पहले पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 दिया है, 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ आयोजित हुए थे, 43वें नंबर के, और ये हुए थे 16 से लेकर 23 जून 2024 के अंदर। पिछले साल का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये 43वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो ये हुए थे फ्रांस के अंदर। कहाँ पर, सेंट ट्रोपेज के अंदर। देखो पेरिस तो फ्रांस की राजधानी है, यहाँ पर नहीं हुए थे, ये हुए थे सेंट ट्रोपेज फ्रांस के अंदर। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 दिया है, कंप्यूटर का प्रश्न है अब ये, निम्नलिखित में से डेटाबेस मैनेजर का उदाहरण कौन सा है। डेटाबेस मैनेजर का एग्जाम्पल कौन सा है, ऑर्गेनाइजर, क्वेट्रोप्रो, पैराडॉक्स या फिर कोरल ड्रॉ। डेटाबेस मैनेजमेंट का जो एग्जाम्पल है वो है पैराडॉक्स। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। पैराडॉक्स जो है वो डेटाबेस मैनेजर का मैनेजमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये MS DOS द्वारा ये किया गया था। ये पैराडॉक्स किसकी है, MS DOS की।
ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 दिया है, व्हाट डज पॉपिंग यानी कि हटाना एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक मीन। स्टैक से किसी भी एलिमेंट को हटाना क्या कहलाता है? स्टैक से कोई भी जो एलिमेंट है वहाँ पर उसको हटाने को क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग द एलिमेंट्स इन द स्टैक, एडिंग ए न्यू एलिमेंट इन द स्टैक, या स्टैक से एलिमेंट को हटाना, स्टैक में दिए गए एलिमेंट को खोज करना। कहने का मतलब देखो इसमें तो वैसे ही लिख रखा है क्लियर, इसमें मेन तो पूछा था पॉपिंग का मतलब क्या होता है, इसने ब्रैकेट में रिमूविंग लिख दिया। कहने का मतलब था पॉपिंग का मतलब क्या होता है स्टैक के अंदर। स्टैक जो होता है उसमें ये बोलते हैं कि एलिमेंट का पॉपिंग हो गई, तो इसका क्या मतलब होता है ये इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था, इसलिए पहले ये रिमूविंग वर्ड दे दिया जो गलत है। सीधा पूछेगा पॉपिंग ऑफ एन एलिमेंट इन स्टैक क्या होता है। इसका मतलब होता है कि स्टैक में से एक एलिमेंट को हटाना। पॉपिंग आउट करना मतलब रिमूव करना। रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इसको बोलते हैं पॉपिंग, पॉपिंग ऑफ एलिमेंट। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 मेमोरी की क्षमता से संबंधित नहीं है। मेमोरी की क्षमता जैसे बाइट, फिर किलोबाइट, फिर एमबी, फिर जीबी, ऐसे टीबी होगा, ठीक है। तो इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो शामिल नहीं है? जैसे जीबी भी होता है, टीबी भी होता है, टेट्राबाइट, गीगाबाइट, ठीक है। उसी हिसाब से एचबी और जेडबी, तो इसमें से जेडबी तो होता है जेटाबाइट, लेकिन जो एचबी है ये नहीं होता। एचबी नाम की कोई भी मेमोरी का जो साइज है वो नहीं होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। एचबी नाम का कोई भी मेमोरी का स्पेस का जो साइज है वो नहीं होता। अगला है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या दिया है? उपभोक्ता द्वारा स्व इच्छा से किसी वस्तु के भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को क्या कहते हैं? देखो उपभोक्ता ने एक बार, कई बार कंज्यूमर खुद की मर्जी से बिल पे कर देता है किसी चीज़ का, और जो एक्चुअल प्राइस है उसका और जो बिल जो पैसे कस्टमर ने पे करे हैं उनके बीच का अंतर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? उपभोक्ता अधिशेष, उपभोक्ता राइट, उपभोक्ता प्राइस इंडेक्स, या उपभोक्ता कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो उसको कहा जाता है कंज्यूमर सरप्लस। भाई जैसे हमने बनवा लिया 1250 का बिल बन गया और हमने उसको 1200 रुपये दे दिए, भाई ले 1200 रुपये कर दिए, बात खत्म कर। तो जो 50 रुपये बच गए वो क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 दिया है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का कौन सा सबसे बड़ा नियुक्ति क्षेत्र है? जो टेक्नोलॉजी का है, जो आईटी सेक्टर है, वो भारतीय महिलाओं को रोजगार देने में कौन से नंबर पर है? ये पूछा है। आईटी सेक्टर है वो भारत में महिलाओं को रोजगार देने में कौन से नंबर पर है? पहले पर, दूसरे पर, तीसरे पर या चौथे पर? तो पहले नंबर पर जो आज तक जो रोजगार देने में है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो कौन सा सेक्टर है? एग्रीकल्चर सेक्टर। जो कृषि का जो क्षेत्र है, सबसे अधिक आबादी भारत की अभी भी कृषि पर निर्भर है, सबसे अधिक रोजगार कृषि के क्षेत्र में है। आईटी सेक्टर भारत में दूसरा सबसे बड़ा है जो महिलाओं को रोजगार देता है। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर पर है आईटी सेक्टर महिलाओं को रोजगार देने के लिए इंडिया के अंदर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, भाखड़ा नांगल जो नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया है? भाखड़ा नांगल जो बांध है वो किस नदी पर है? सिंधु नदी, यमुना नदी, गंगा नदी या सतलुज नदी? तो ये है सतलुज नदी के ऊपर, पंजाब के अंदर, ठीक है। सतलुज नदी के ऊपर बनाया है भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल डैम जो है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। प्रश्न नंबर 19, और यहाँ से अब हमारी हरियाणा जीके शुरू होती है। प्रश्न नंबर 19 से हम हमारी हरियाणा जीके करेंगे। अब 22 प्रश्न हम हरियाणा जीके के करने वाले हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे काफ़ी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा पीडीएफ की फॉर्म में। तो प्रश्न नंबर 19 हरियाणा जीके का पहला प्रश्न है, हरियाणा के सबसे बड़े चावल उत्पादक जिले का नाम बताओ। सबसे अधिक चावल कहाँ होते हैं? हिसार, सिरसा, करनाल या फिर पंचकुला? देखो चावल सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं हरियाणा के अंदर? हरियाणा के अंदर, हरियाणा का धान का कटोरा भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा भी इस जिले को कहा जाता है। तो किसे कहते हैं? वो करनाल को। तो सबसे अधिक चावल करनाल के अंदर होते हैं, इसलिए करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है हरियाणा का।
ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 दिया है, बनावली की खोज किसने करी थी? जो बनावली, जो हिसार राखी गढ़ी बनावली जो है हड़प्पा कालीन जो स्थल है, इसमें से पूछा कि बनावली की खोज किसने करी थी। कहाँ पर है ये? है फतेहाबाद के अंदर। खोज कब हुई थी इसकी? 1974 के अंदर, 1974 के अंदर। किसने करी थी? आर.एस. बिष्ट ने। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, आर.एस. बिष्ट ने करी थी। किसकी? बनावली की खोज। प्रश्न नंबर 21 है कि बाबर ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? बाबर ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया? देखो, बाबर का जिक्र आए या फिर इब्राहिम लोदी का जिक्र आए, तो इन्होंने लड़ाई थी पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। कब लड़ी थी? 1526 के अंदर। बाबर जीत गया था, लोधी हार गया था, लोधी को मार दिया गया था, इसलिए लोधी वंश खत्म हो गया था और यहीं से मुगल वंश भारत में शुरू हुआ था। ठीक है, तो 1526 में पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, ध्यान रखना। 26 में 1526, 1556 और 1761 में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बाबर ने कब आक्रमण करा था? 1526 में। बाबर जो पानीपत की पहली लड़ाई थी उसके हिसाब से। प्रश्न नंबर 22 दिया है, अलग अलग कथन दे रखे, चारों को पढ़ना है और उसके बाद बताना कौन सा कथन सही है इसमें से। ठीक है, पहला दे रखा है, छछरौली जो यमुनानगर के अंदर है, ये रियासत वर्तमान हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र में यमुना नदी के पास स्थित थी। बिल्कुल सही है। कहने का मतलब छछरौली कहाँ था? यमुना नदी के पास है। और कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर ही है। बिल्कुल सही है। 1857 के विद्रोह के समय छछरौली रियासत का शासक कौन थे? शोभा सिंह थी। 1857 में जो छछरौली रियासत है वहाँ के शासक कौन था? शोभा सिंह थी। ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। 1857 में दुजाना का शासक दुंदे खान था। ये भी सही है, दुंदे खान था। 1857 की क्रांति के समय वनुजपुर के नवाब ने अंग्रेजों का पूर्ण समर्थन दिया था। ये भी सही है। चारों के चारों कथन बिल्कुल सही है जो प्रश्न नंबर 22 के अंदर दिए गए हैं, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये चारों ही कथन बिल्कुल सही है इसके। प्रश्न नंबर 23 दिया है, पुष्पदन की रचना तिष्टि महापुरुष गुणलंकार के किस सर्ग राम की कहानी को वर्णित करती है? पुष्पदंत ने रखी थी ये। ठीक है, राम की कहानी जो राम काव्य से संबंधित है, तो कौन से सर्ग में है ये? तो ये जो दिया है ये है सर्ग 69 से लेकर 79 तक। ऑप्शन बी 69 से लेकर 79 सेंटेंस। देखो, ये एक आधा प्रश्न अटपटा सा जरूर हो जाता है, जैसे प्रश्न नंबर 23 दिया है ऐसा। प्रश्न नंबर 24 है, वर्षा की परिवर्तनशीलता से क्या अभिप्राय है? जो बारिश हो रही है उसमें परिवर्तनशील है बारिश, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या है कि औसत से अधिक वर्षा हो जाती है, कई बार औसत से कम वर्षा हो जाती है। भाई, परिवर्तनशील का मतलब क्या है? जो चीज़ एक जगह पर ना रुके, कम ज़्यादा होती रहे। तो वर्षा की परिवर्तनशीलता है औसत से अधिक वर्षा और औसत से कम वर्षा, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 दिया है कि अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थित है? अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क हरियाणा के किस जिले में है? पंचकुला, अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र या फिर रेवाड़ी? तो ये जो पार्क है ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है, किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है? देखो, काला सोना पूछे, अगर ये पूछता हरियाणा में काला सोना किसे कहते हैं, तो वो होती है मुर्रा भैंस को। मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उसको कहा जाता है काला सोना। लेकिन इसने पूछा कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? वाइट गोल्ड। कपास को, जूट को, गन्ने को या फिर तिलहन को? तो सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को। सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। काला सोना कहा जाता है मुर्रा भैंस को। प्रश्न नंबर 27 दिया है, चौधरी देवविलाल पर्यटन स्थल किस बांध पर बनाया गया था? चौधरी देवविलाल पर्यटन स्थल किस बांध पर बनाया गया था? पथराला, ओट्टू, मसानी डैम या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो बनाया गया था ये बनाया गया था ओट्टू बांध पर। ओट्टू बांध कहाँ है? सिरसा के अंदर। सिरसा के अंदर जो ओट्टू बांध है वहाँ पर बनाया था चौधरी देवविलाल पर्यटन स्थल। ठीक है, चौधरी देवविलाल जो टूरिस्ट स्पॉट है ये बनाया गया था ओट्टू डैम सिरसा के अंदर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। आगे है प्रश्न नंबर 28,
सिरसा जिले का गठन हुआ था 1975 में, तो वहाँ पर कितनी लघु औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित थी? सिरसा जिला जब बना था 1975 में, तो वहाँ पर कितनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट कितनी थी सिरसा के अंदर जब सिरसा बना था जब? तो इसमें तो काफ़ी संख्या में दी गई है और ऑप्शन दिया गया है 483 इसका आंसर दिया गया है, लेकिन कई जगह 116 भी लिख रखा था, वो कौन सी है वो आपको चेक करनी है। क्वेश्चन नंबर 28 का वैसे ऑफिशियली आंसर दिया है ऑप्शन बी 483 दिया गया है। ठीक है, बाकी एक बार आप खुद से भी चेक कर लेना, कई जगह 116 करके और दिया है, वो क्या है वो आपको देखना है एक बार। प्रश्न नंबर 29 दिया है कि इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की उत्पादन क्षमता कितनी है? इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 1000 मेगावाट, 1500 मेगावाट, 1800 मेगावाट या फिर 2200 मेगावाट? तो ये है 1500 मेगावाट इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, और ये कितनी है? 1500 मेगावाट इसकी जो है वो क्षमता दी गई है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 30 दिया है जगाधरी जो कि यमुनानगर में है, रेलवे कैरेज और वैगन वर्कशॉप। देखो हरियाणा के अंदर रेलवे वर्कशॉप सिर्फ एक जगह पर है, कहाँ पर है ये? जगाधरी के अंदर। जगाधरी कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर। तो इसने पूछा जो रेलवे कैरेज और वैगन की जो वर्कशॉप है उसकी स्थापना कब की गई थी? स्थापना पूछा कब हुई थी उस वर्कशॉप की? 1952 में, 1972, 1962 या फिर 1942 में? तो उस वर्कशॉप की स्थापना हुई थी 1952 के अंदर। 1952 के अंदर बनाई गई थी जगाधरी यमुनानगर के अंदर। प्रश्न नंबर 31 दिया है हरियाणा राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो इसकी चेयरमैन पूछे तो कौन है? रेणु भाटिया है इसकी चेयरमैन। इसका मेन काम क्या है? महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है सारा काम। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? वो है पंचकुला के अंदर। हरियाणा राज्य महिला आयोग का जो हेड क्वार्टर है वो है पंचकुला के अंदर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 दिया है कि कौन सा त्योहार गाय की पूजा से संबंधित है? गाय की पूजा से संबंधित कौन सा है? और गढ़वास, डुबरी, इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसके शायद ऑप्शन दोनों ही गलत दिए गए हैं इसके। डुबरी, महिलाएं करके गाय की पूजा से संबंधित, ये आपको खुद से चेक करना कौन कौन से त्योहार है जो गाय की पूजा से संबंधित है। ठीक है, इसके तो दोनों ही ऑप्शन ये गलत दिए हैं, और गढ़वास और डुबरी करके। इसका ऑप्शन आपको एक बार खुद से चेक करना है प्रश्न नंबर 32 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 33 है कि हरियाणा में किस दिशा की ओर मुख करके कोई भी काम शुभ नहीं माना जाता? भाई 4 दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो हरियाणा में कहते हैं कि भाई इस दिशा की ओर मुँह करके काम नहीं करना, सारे काम गलत होते हैं। तो वो कौन सी दिशा मानते हैं हम? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को हरियाणा में मुख्यतः अशुभ माना गया है। अगला है प्रश्न नंबर 34। देखो आपने ध्यान दिया होगा, कोई घर लेते हैं तो उसमें भी देखते हैं कई लोग कि दक्षिण मुखी है तो हम ये घर नहीं लेंगे। ठीक है, दक्षिण दिशा को अशुभ माना गया है। प्रश्न नंबर 34 है कि 34 है हरियाणा के किस स्थल से महात्मा बुद्ध की 2 पूर्ण मूर्तियां मिली हैं? पूरी मूर्ति यानी कि बिना खंडित हुई साबित मूर्ति मिली है महात्मा बुद्ध की। कहाँ पर मिली है? तो एक तो मिली है बामनवास। बामनवास कहाँ है? रोहतक के अंदर। दूसरी मिली है नौरंगाबाद। नौरंगाबाद है भिवानी के अंदर। ठीक है, दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। बामनवास रोहतक के अंदर और नौरंगाबाद भिवानी, दोनों जगह एक एक मूर्ति मिली है महात्मा बुद्ध की, पूर्ण रूप से कंप्लीट मूर्ति है वो, कहीं से भी खंडित हुई नहीं है, टूटी फूटी नहीं है। प्रश्न नंबर 35 है घटताल वाद्य यंत्र किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? घटताल जो होता है वाद्य यंत्र वो किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? सागौन के पेड़ से, शीशम से, आम से या फिर सहसूत से? देखो इस प्रश्न के ना चारों ही ऑप्शन गलत दिए गए हैं। जो घटताल वाद्य यंत्र बनाया जाता है ये बनाया जाता है कटहल के पेड़ से। कटहल का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी से बनाया जाता है घटताल वाद्य यंत्र, कटहल। इसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं, इसका सही आंसर आ जाएगा कटहल के पेड़ से। ठीक है, कटहल का पेड़ आएगा इसका, घटताल वाद्य यंत्र बनता है। प्रश्न नंबर 36 है कि लाखन माजरा में कौन सा जो गुरुद्वारा है स्थित है? लाखन माजरा के अंदर कौन सा गुरुद्वारा स्थित है? गुरुद्वारा नीम साहिब, गुरुद्वारा सिंह साहिब, गुरुद्वारा मंजी साहिब या फिर कपाल मोचन गुरुद्वारा? ठीक है, तो लाखन माजरा और यहाँ पर है मंजी साहिब गुरुद्वारा।
मंजी साहिब गुरुद्वारा है जो लाखन माजरा के अंदर है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास कौन सा था? हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास हेरू की कहानी, दान लीला, झाड़ू फिरी या फिर सुबह सुराही गई? तो हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास था झाड़ू फिरी, और इसके जो राइटर कौन थे वो था राजाराम शास्त्री। ठीक है, हरियाणा का जो पहला उपन्यास उसका नाम था झाड़ू फिरी, झरफिरी नहीं, झाड़ू फिरी था वो, झाड़ू फिरी करके। प्रश्न नंबर 38 दिया है, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध रेसलिंग से है, बॉक्सिंग से, कबड्डी से या फिर भारोत्तोलक? तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध है भारोत्तोलक, वेट लिफ्टिंग से, वेट लिफ्टिंग, भार उठाना। ये भारत की पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक के अंदर मेडल जीता था, सिंगल इवेंट के अंदर। ओलंपिक के अंदर पहला मेडल जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। कौन सा पदक जीता था? वो जीता था ब्रॉन्ज। कब जीता था? 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर जो सिडनी में जो ओलंपिक हुआ था उसमें, सिडनी ओलंपिक हुआ था 2000 के अंदर, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारोत्तोलक वेट लिफ्टिंग के अंदर कर्णम मल्लेश्वरी ने। पहली महिला थी भारत की जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सिंगल इवेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भारोत्तोलक से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। प्रश्न नंबर 39 है, हरियाणा के किस व्यक्ति को जूट राजा और जाट दानवीर भामा शाह के नाम से जाना जाता है? विच पर्सन ऑफ हरियाणा इज आल्सो नोन एज जूट किंग एंड जाट दानवीर भामा शाह? शेठ चौधरी छाजूराम, उदय सिंह मान, रामकृष्ण गुप्ता या फिर छैलूराम? तो वो माना जाता है सेठ चौधरी छाजूराम, सेठ चौधरी छाजूराम को हरियाणा का दानवीर भामा शाह के नाम से जाना, सबसे अधिक दान इन्होंने ही करा था, सेठ चौधरी छाजूराम ने। कहाँ से थे? ये थे भिवानी से, भिवानी से इनका संबंध था, ये भी आपको ध्यान रखना है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से, सेठ चौधरी छाजूराम। प्रश्न नंबर 40 दिया है, मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना है, इसमें व्यापारियों के हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह उनका ध्यान रखना जो भी नुकसान हो जाए। तो ये योजना कब शुरू करी गई थी? ये शुरू की गई थी 11 सितंबर 2019 से, 11 सितंबर 2019, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 2019 से, 11 सितंबर 2019 से ये योजना शुरू की गई थी। हमारे 40% हो चुके हैं, जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये 4 टॉपिक हो चुके हैं हरियाणा जीके तक। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब का लिंक दिया है, नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। पहली बार क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब पर नॉलेज हब सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 और यहाँ से हमारी इंग्लिश स्टार्ट हो जाती है। 15% इंग्लिश के आएंगे, 15% हिंदी के अब आएंगे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 41 इंग्लिश का पहला क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन अब इंग्लिश के करेंगे, 15 हिंदी के। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको ग्रामेटिकल जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना, खालिस्तान भरना है जो ग्रामेटिकल करेक्ट हो। सेंटेंस दिया है, सुरेंद्र ट्राइज टू ब्लैंक हिज ओपोनेंट्स इन ऑल द मैचेस। सुरेंद्र ने कोशिश की थी कि जो उसके जितने भी अपोनेंट हैं उनको सभी मैचों में क्या किया जाए, सभी मैचों में उनका, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था कि इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है? डराना, ठीक है। टिमिड मतलब डरपोक, इंटिमिडेट मतलब डराना किसी को। इंटिमेट मतलब किसी को फॉलो करना, किसी की फोटोकॉपी करना, नकल करना। देखो अपोजिशंस को नकल तो करेगा नहीं उनकी। इम्पर्सनेट भी अलग होता, इनिशिएट मतलब शुरू करना, ये भी नहीं होता। तो उसने सभी अपोनेंट्स, उसने क्या कोशिश करी थी कि जो भी मैच है सभी के सारों में अपने जो विरोधी हैं उनको डराया जाए, यानी कि उन पर दबाव बनाया जाए ताकि वो हार जाए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, इंटिमिडेट। 42 दिया है, ये भी फिल इन द ब्लैंक है, खालिस्तान आपको भरना है। सेंटेंस दिया है, द वंडरफुल परफॉर्मेंस ऑफ द माइस्ट्रो लेफ्ट द ऑडियंस ब्लैंक। जो माइस्ट्रो की अद्भुत जो परफॉर्मेंस थी उससे जो खड़े थे जो लोग वो सारे क्या हो गए? पजल का तो मतलब होता है कन्फ्यूज़ होना, यानी घबरा जाने से कोई बात ही नहीं थी। उसे तो अद्भुत परफॉर्मेंस दी थी, इससे लोग क्या हो गए थे? उसकी तरफ आकर्षित हो गए थे, ठीक है। हंगरी मतलब भूखे होना, स्लिपी मतलब लोगों को नींद आने लग गई थी। तो क्या हो गए थे वो? एंट्रेंस्ड। एंट्रेंस्ड का मतलब क्या होना? मोहित हो जाना, किसी चीज़ पर फिदा होना, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा? ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, एंट्रेंस्ड।
क्वेश्चन नंबर 43 दिया है और इसमें आपको बताना है ईडियम। सेंटेंस है पुल समवन्स लेग, किसी की टांग खींचना, मतलब मजाक में किसी को चिढ़ाना। वो बोलते हैं ना क्यों टांग खींच रहा बेवजह से, मतलब किसी का मजाक में चिढ़ाना, किसी को मजाक करना। टू जोक विद समवन, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। पुल समवन्स लेग मतलब टू जोक विद समवन, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है और इसमें भी आपको ईडियम ही बताना है, ईडियम ही इसमें बताना है। ए मेयर्स नेस्ट, ए मेयर्स नेस्ट मतलब इसका हिंदी बनाए तो मतलब एक घोड़ी का घोंसला बनाना, घोड़ी के लिए, मतलब एक ऐसा असंभव काम जो पॉसिबल ही ना हो, बिना बेतुकी बात करना। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है ए फॉल्स इन्वेंशन, एक झूठी खोज, एक ऐसी झूठा, एक निरर्थक खोज, ठीक है, जिसका कोई तुक ना निकले, कोई काम नहीं होना जो। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखो आपको नहीं आता तो ये बना लो, इसकी हिंदी है मेयर्स नेस्ट, मतलब एक घोड़ी के लिए घोंसला बनाना, बेतुकी बात करना, ऐसी निरर्थक खोज करना। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 और इसमें आपको वन वर्ड आपको बताना है। ये जो वर्ड्स दे रखे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि एक सेंटेंस दिया है, उसके हिसाब से आपको एक वन वर्ड बताना है। सेंटेंस क्या दिया है? एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स, एक ऐसा जानवर जो दूसरों जानवरों को मारकर और उनको खाकर जिंदा रहता हो। एम्फीबियन क्या होता है? जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहे, उभयचर बोलते हैं इनको, उभयचर एम्फीबियंस का, तो जो पानी पर और जल में दोनों में रहे, जैसे कि मेंढक, ठीक है। प्रे मतलब होता है शिकार, शिकारी। क्वाड्रप्ट मतलब होता है जिसके 4 पैर होते हैं, जैसे घोड़ा, भैंस, इन सभी के 4 पैर हैं। अब बच गया ऑप्शन सी, प्रीडेटर। प्रीडेटर का मतलब क्या होता है? परभक्षी, परभक्षी या परजीव भक्षी, परभक्षी बोलते हैं इसको। ऐसा पक्षी, ऐसा जीव जो दूसरे जीव के ऊपर निर्भर होता है, उनको मारकर खाता हूँ। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 46 दिया है और इसमें भी आपको वन वर्ड बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में भी वन वर्ड आपको बताना है। सेंटेंस दिया है ए पर्सन वर्किंग ऑन ए ट्रायल पीरियड, कोर्ट से जो ट्रायल पे छूट के जो आता है एक आदमी, उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, ट्रायल पीरियड कोर्ट का केस नहीं है। ट्रायल पीरियड का मतलब है जब ट्राई मतलब सिखाने के लिए, ट्रेनिंग पर जो रखा जाए, ये बोलते हैं। जैसे क्रिकेट में खेलते हैं ना, पहली बॉल ट्राई बॉल, भाई खेलते हैं जब बोलते हैं फिर ट्राई बॉल खिला, तो ट्रायल का मतलब है ट्रेनिंग के लिए, एक किस्म से उसको काम सिखाने के लिए नियुक्त किया गया, वो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं प्रोबेशनर, प्रोबेशनर। अगर आपने कोई जॉब वगैरह करते हो तो आपने सुना होगा प्रोबेशन पीरियड होता है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है सर्विस के अंदर, गवर्नमेंट सर्विस में। जैसे आप नौकरी लगोगे तो जब आप जाओगे तो आपको बताया जाएगा आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है, आपको बकवास नहीं करनी, आपको नौकरी से निकाल सकते हैं, जो भी कुछ है। तो प्रोबेशन पीरियड वही होता है। प्रोबेशन पीरियड का मतलब होता है ट्रेनिंग पीरियड का, एक किस्म से इसको ट्रेनिंग पीरियड मान के चलो, जिसमें आपको काम सिखाया जाएगा, आपको टेम्परेरी होते हुए, ट्रायल पीरियड होता है आपका ये, इसलिए बोलते हैं प्रोबेशन पीरियड में आपको ध्यान रखना है, सावधानी से आपको नौकरी करनी है। भाई हरियाणा में जो मतलब जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उसको बता दें प्रोबेशन पीरियड निकाल दे, उसके बाद कोई नहीं हटाने वाला नौकरी से। तो प्रोबेशन पीरियड मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वही होता है ट्रेनिंग पीरियड का, जहाँ पे आपको काम सिखाया जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है और इसमें आपको सिनोनियम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है। वर्ड दिया है ट्रांसमिट। ट्रांसमिट का मतलब होता है संचार करना, संचारित करना, एक जगह से दूसरे स्थान पर चीज़ को भेजना। एक्सेप्ट स्वीकार करना, रिसीव प्राप्त करना, कैच किसी चीज़ को पकड़ना। लेकिन कन्वे ये कहते नहीं, मैसेज कन्वे कर देना, मेरा मैसेज कन्वे कर देना मतलब मेरा मैसेज दूसरे तक पहुंचा देना। तो जो है ट्रांसमिट और कन्वे, इन दोनों का सेम मतलब है। क्या करना? चीज़ संचार करना, प्रेषित करना, ठीक है, संचारित करना, चीज़ को एक दूसरे जगह पर भेजना। क्वेश्चन नंबर 48 है और इसमें आपको करेक्टली स्पेलिंग बतानी है। नॉलेज, देखो पढ़ना मत, सीधा लिख लो पहले, KNOWLEDGE, नॉलेज। अब इसमें से देख लो कौन से ऑप्शन के अंदर है, तो ये दी गई है ऑप्शन बी के अंदर, नॉलेज। सबसे पहले स्पेलिंग आप लिख लेना, पढ़ना बाद में, उसके बाद आप सही कर पाओगे। अगर ऑप्शन देखने लग गए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग बतानी है और ये है इंसाइक्लोपीडिया की।
इंसाइक्लोपीडिया मतलब होता है जो डिक्शनरी बोलते हैं, विश्वकोश, वो इंसाइक्लोपीडिया, IENCY, इंसाइक्लोपीडिया, PEDIA, इंसाइक्लोपीडिया, और ENCYCLOPEDIA, और ये दिया है ऑप्शन बी के अंदर, इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी को बोलते हैं हम। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, और इसमें जो सेंटेंस दिया है उसके अंदर आपको ग्रामेटिकल एरर बताना है। किस पोर्शन के अंदर एरर है ये आपको इसमें बताना है। सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट है, द TV एंड द कंप्यूटर्स हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर रिड्यूस्ड रीडिंग हैबिट्स अमंग चिल्ड्रन। देखो इसके अंदर छोटा सा एरर है, एक बार दोबारा पढ़ते ही आपको एरर दिख जाएगा। द TV एंड द कंप्यूटर, दो चीज़ हो गई, प्लूरल चीज़ हो गई, और यहाँ पर दिया है हैज बीन, तो सिंगुलर के लिए हैज आता, प्लूरल के लिए क्या आता है, हैव बीन। समझ गए, द TV एंड द कंप्यूटर्स हैव बीन ब्लेम्ड, तो इसमें कहाँ दे रखा ये हैज का एरर, ये दे रखा ऑप्शन डी के अंदर, हैज बीन ब्लेम्ड, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। कहाँ पर एरर है, ऑप्शन डी के अंदर एरर है। आपको यही बताना था किस पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें भी आपको ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है किस पार्ट के अंदर है। आफ्टर फिनिशिंग हिज टायरिंग गेम रोशन लर्नड बाय द वॉल, जो गेम खेल के जो थक गया था उसके बाद वो दीवार का सहारा लेकर लेट गया, तो लैंड बाय द वॉल नहीं होता, ये क्या होता, अगेंस्ट द वॉल होता है। ठीक है, बाय द वॉल नहीं होता, बाय हमेशा दीवार के अगेंस्ट लेटा जाता है, दीवार की साइड पीट करके हम लेटते हैं। अगेंस्ट द वॉल, बाय की जगह क्या आएगा, अगेंस्ट, तो ये बाय कहाँ दिखा है, ये ऑप्शन डी के अंदर, बाय द वॉल की जगह क्या आएगा, अगेंस्ट द वॉल आएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। 52 का है सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन का, जो फ्रेज दे रखा है उसमें कोई करेक्शन है या वो है तो कौन सा ऑप्शन आएगा, अगर सही है तो डी ऑप्शन हो जाए, नन ऑफ द अबव का। ये है हैज़ ग्रोन क्वाइट टाल, जो दे रखा लास्ट में यहाँ पर। इस फ्रेज के अंदर देखना है कोई करेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए। सेंटेंस है, लवन्या वाज हैप्पी टू सी दैट द ट्री दे हैड प्लांटेड द प्रीवियस ईयर हैज़ ग्रो क्वाइट टालर। छोटा सा एरर है, आंख बंद करते दिख रहा है आपको। एरर क्या है इसमें, ये चीज़ ध्यान से देखो। हैज़ दे दिया, हैज़ किस लिए दिया गया है, ये तो पास्ट की बात हो रही है। यहाँ पे क्या दे रखा है, हैड दे रखा है, लेकिन इसने बोला कि पिछले साल लगाया था, तो फिलहाल की बात हो रही है। हैज, अब पेड़ बड़ा हो गया, हैज के साथ क्या आएगी, बर्फ की थर्ड फॉर्म, तो ग्रो के साथ क्या आएगा, ग्रोन आएगा। ठीक है, अभी देखो वाज हैप्पी, वो खुश थी, पास्ट में है, उसने पौधा भी पहले लगाया था, तो यहाँ पे हैज की जगह क्या आएगा, पास्ट की टेंस, क्या आएगा, हैड आएगा। क्या आएगा, हैड आ जाएगा यहाँ पे भी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैड ग्रोन क्वाइट टालर, टालेस्ट नहीं आएगा, जो ऑप्शन डी के अंदर टालेस्ट दिया है ये नहीं आएगा, टाल, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, हैज़ ग्रोन क्वाइट टाल। टालर तो तक कंपैरिजन के लिए, टालेस्ट होता है 4-5 पौधे उसमें से सबसे बड़ा हो गया वो, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। सेम 53 है, इसमें आपको भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है ये, और ये दे रखा इज ब्रोक डाउन, इसमें द फूड इज ब्रोक डाउन इनटू यूजफुल सब्सटेंसेस दैट कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय द बॉडी। काफ़ी तार्किक क्वेश्चन है, जो भोजन हम करते हो ब्रोक डाउन हो गया, इज ब्रोक डाउन होता है, ये है पैसिव वॉइस के हिसाब से, तो इस ब्रोक डाउन की जगह क्या आएगा, इज ब्रोकन डाउन, वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी। ब्रोक, ब्रेक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर आपको क्या करना है, पैराग्राफ पढ़ना है, उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर आपको देना है। आपको पढ़ के आंसर दे देना है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, डिस्कवर न्यू ट्रेड रूट्स। सेम आगे क्वेश्चन नंबर 55 है, ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है, लास्ट में आपको आंसर बताना। द फ्रेज लिविंग टेस्टिमनी मेंशन्ड इन दिस टेक्स्ट मीन्स, लिविंग टेस्टिमनी का क्या अर्थ होता है, लिविंग टेस्टिमनी का होता है एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग फ्रॉम द पास्ट, भूतकाल की किसी घटना का एक उदाहरण देना।
ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। तो यहां पर हमारे इंग्लिश के 15 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब आगे हम 15% देखेंगे, वो देखेंगे अब हम हिंदी भाषा के, हमारी हिंदी के 15% अब हम करने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, नॉलेज हब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, PDF मिलेगी सभी सब्जेक्ट की। प्रश्न नंबर 56 हिंदी का पहला प्रश्न है। इसमें है संधि विच्छेद में कौन सी संधि है। ये संधि विच्छेद दिया है तो इसका संधि क्या बनेगा, यानी कि संधि विच्छेद करके शब्द दिया है जल प्लस ओध। जल प्लस ओध क्या बनेगा, जलोद, जलोध, जलोड या जलोद। पहला तो जलोद है, यह है जलोद, यह है जलोड और यह है जलाउद। जल प्लस ओध, तो इसको जोड़ के जो बनेगा वो बनेगा जलौद। ऑप्शन डी बनेगा। देखो यहाँ पर दे धनुष वाला दे रखा है तो इसका मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो कट गया। अब जो मेन कंपटीशन है वो है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के अंदर। सही जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। ठीक है, वृद्धि संधि का ये उदाहरण दिया है। अगला है प्रश्न नंबर 57। 31 में कौन सा समास है। 31 में देखो समास, और समास के अंदर एक तो द्वंद्व समास और एक द्विगु समास। ध्यान रखना, जिस समास के अंदर संख्या आ जाए, संख्या का जिक्र हो जिस समास के अंदर, वो होता है द्विगु समास। प्रथम पद है वो संख्या हो, वो होता है द्विगु समास। और जिस भी वाक्य शब्द का समास पूछेगा और उसके बीच में डैश आ जाए, जैसे दिन और फिर डैश दे के रात दे दिया, जिस भी ऐसे बीच में छोटा डैश आ जाए दो शब्दों के बीच में, वो कौन सा होता है, द्वंद्व समास। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखने दोनों के बारे में। तो 31 में कौन सा समास आएगा, द्विगु। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 दिया है, इनमें से एक शुद्ध वाक्य बताना है। 4 वाक्य में से 3 वाक्य अशुद्ध दिया है, एक शुद्ध है। शुद्ध वाक्य बताना है। गाय की पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, मर्द की दाढ़ी होती है, गोपाल को लड़का हुआ। इनमें से आपको शुद्ध शब्द बताना है। ठीक है, देखो उसकी बेटी हुई ये गलत है, क्या होता है, उसको बेटी हुई है, ये बोलते हैं ना उसको बेटी हुई। अगला है गाय की पूंछ होती है, गाय के पूंछ नहीं होती, गाय की पूंछ होती है, गाय की पूंछ होती है। गोपाल को लड़का हुआ, गोपाल के लड़का हुआ। मर्द की दाढ़ी होती है, ये बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन डी इसमें से एकदम शुद्ध शब्द दिया गया है। प्रश्न नंबर 59 है, शशि मुख पर घूंघट डाले, इसमें कौन सा अलंकार है। शशि मुख यानी कि चांद के जैसे मुख पर घूंघट डालना। उपमेय और उपमान में अभेद प्रकट किया जाए, इसका कंपैरिजन किया गया है, चांद सा मुख, चांद जैसा। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। उपमेय और उपमान में अभेद किया जाए, रूपक अलंकार हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 दिया है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब क्या है कि बहुत कंजूस होना। मतलब दमड़ी का मतलब जो पैसा मान के चलो, तो पहले दमड़ी चलती थी, यानी कि चमड़ी चली जाएगी लेकिन एक जेब में से एक पैसा भी नहीं जाएगा, बहुत कंजूस होना। प्रश्न नंबर 61 दिया है, कौन से वर्ण अघोष है। देखो वर्ण 2 होते हैं, एक सघोष और एक अघोष। तो इसमें से पूछा अघोष वर्ण कौन सा है, च, ज, झ और ड। अघोष वर्ण पूछा है, तो जो पहला और तीसरा जो वर्ण होता है वो होता है अघोष, दूसरा चौथा होता है सघोष वर्ण। जैसे क, ख, ग, घ, अड करते हैं, क, ख, ग, घ और अड। एक होता है च, छ, ज, झ और अय। ठीक है, तो जो पहला वर्ण जो होता है ये होते हैं अघोष वर्ण, दूसरा और चौथा ये सारे होते हैं सघोष वर्ण, ये ध्यान रखना आपको। प्रश्न नंबर 62 दिया है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा, प्रज्वलित आपको लिखना है, प्रज्वलित। ठीक है, प्रज्वलित जो कैसे लिखा जाता है, ये लिखा था प और आधा ज आएगा एक, और ये दिया है ऑप्शन सी के अंदर प्रज्वलित, ये दीप प्रज्वलित कराना, दीप जलाना। ठीक है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है कि पर्ण का तद्भव शब्द बताओ। पर्ण का मतलब होता है पत्ता,
ठीक है, तो पण का तद्भव शब्द क्या बनेगा? पत्र। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, पत्र। प्रश्न नंबर 64 दिया है, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ है। मुहावरा है कमर टूटना। कमर टूटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कमर टूट जाना, ये नहीं हो, ये मतलब देखो मुहावरे और लोकोक्ति जो दे रखी है सेम उसका वही अर्थ कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। इंग्लिश में आप इडियम भी पढ़ते हो तो जो वहाँ पर दिया गया है वो सेम उसका अर्थ कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जीत जाना नहीं भाई, चोट लगना नहीं, इसका अर्थ होता है निराश होना। कमर टूटने का क्या मतलब होता है? निराश होना। प्रश्न नंबर 65 है, कितने प्रश्न करने हैं? इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? कितने प्रश्न करने हैं, तो इसमें संख्या पूछिए कितने प्रश्न करने, तो कौन सा होगा? संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, कितने प्रश्न करने हैं ये बताना भाई, 1 2 4 5 10 15 100 50 वो। संख्यावाचक भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित, जिसमें फिक्स संख्या दे रखी हुई 5 प्रश्न करने हैं 6 प्रश्न करने हैं, वो होता है निश्चित संख्यावाचक। जिसके अंदर कितने प्रश्न करेगा? कुछ प्रश्न करने हैं या सारे प्रश्न करने हैं, जिसमें संख्या का फिक्स ना हो, वो होता है अनिश्चित संख्यावाचक। अगला है प्रश्न नंबर 66, हाथी शब्द का स्त्रीलिंग आपको बताना है। हाथी का, हाथी की लुगाई का नाम बताना है, तो वो होता है हाथिनी। क्या होता है? हाथिनी होता है। हाथी का हाथिनी, हिंदू का हिंदुनी, ऊँट का ऊँटनी। ठीक है, हाथिनी नहीं आएगा, गलत लिख दिया यार, ये आएगा हथिनी, ऑप्शन सी आएगा। हथिनी कुंड बैराज का भी नाम सुना होगा ना आपने, यमुनानगर के अंदर। हथिनी, हाथिनी नहीं हथिनी आएगा, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित विकल्पों में से रीति शब्द का बहुवचन बताएं। रीति शब्द का बहुवचन, रीतियों, रीतियों, रीति या रीतियाँ। हमने बहुत बार सुना होगा, अलग अलग प्रकार की रीतियाँ थी, वहाँ पर रीतियाँ होती हैं, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा, रीतियाँ। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 69, सापेक्ष का विलोम बताओ। सापेक्ष, सापेक्ष का विलोम क्या होगा? निरपेक्ष। सापेक्ष का क्या विलोम होगा? निरपेक्ष हो जाएगा। और निरपेक्ष दिया है, ये दिया है ऑप्शन सी के अंदर, निरपेक्ष। आगे है प्रश्न नंबर 69, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी कि 3 शब्द कैसे हैं तत्सम, और एक कैसा है तद्भव? पुष्प, सुमन, पुहुप और प्रसून। तो इसमें से जो पुहुप जो शब्द दिया है, पुहुप जो शब्द है ये तत्सम शब्द ना होकर कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है ये। कैसा है ये? तद्भव शब्द है पुहुप। ठीक है, अगर इसका तत्सम रूप बनाए तो क्या होता है? पुष्प होता है। ठीक है, जो पुष्प दिया है इसका तत्सम पुष्प पर अगर तद्भव पूछते तो पुहुप होता है। ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आखिरी प्रश्न है हिंदी का, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है? धड़ प्लस में आक, तो कौन सा प्रत्यय आएगा? आक प्रत्यय, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो 47 हम करने लग रहा है हरियाणा सीटी के लिए, उसके 70% हमने कर लिए हैं। जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये 4-5 टॉपिक हम कर चुके हैं। डिटेल में सभी प्रश्न का उत्तर जो सॉल्यूशन है वो हमने करवाया है। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब का। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। पहली बार क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब पर नॉलेज हब सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, 70% हमारे हो चुके हैं, अब बच गए 30%। 30 में से क्या आएंगे? 15 सवाल तो आएंगे गणित के, मैथमेटिक्स के, और 15 ही सवाल आएंगे रीजनिंग के। तो फटाफट से 30 सवाल और करते हैं। प्रश्न नंबर 71, सवाल नंबर 71 गणित का पहला सवाल, यानी कि पहले फटाफट से 15 सवाल हम गणित के करते हैं। पहला सवाल है कि 5 संख्याओं का औसत 78 है, पहली 2 संख्याओं का औसत है 54, अंतिम 2 का औसत है 63, तो बीच की संख्या बताओ। इसके 2 तरीके हैं, पहले तो टोटल संख्या निकाल दो, 78 गुणा 5 टोटल आ जाएगा, 78 गुणा 5 करेंगे टोटल आ जाएगा 390, यानी कि 5 संख्याओं का जोड़ कितना हो गया? 390। शुरू की 2 का जोड़ है औसत है 54, तो इनका टोटल जोड़ कितना हो जाएगा? 108। लास्ट की 2 का औसत है 63, इनका टोटल जोड़ कितना हो जाएगा? 126। टोटल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 234। 390 था, 5 का जोड़
और इसका इन चारों का जोड़ कितना आ गया 234। तो पाँचवीं संख्या बचेगी और वो कितना बचेगा, 390 में से 234 गए तो 156। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 72 दिया है, लाभ हानि का सवाल है, प्रॉफिट लॉस का सवाल है। रमेश को एक फ़ोन बेचने पर 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है। यदि उसने फ़ोन को 1260 रुपये अधिक में बेचा होता तो 5% का लाभ होता। तो फ़ोन का लागत मूल्य बताएं। देखो, मैंने कोई वस्तु 1260 में बेच दी, 1260 में नहीं, मैंने कोई वस्तु बेची 10% हानि पर। भाई 100 रुपये की चीज़ मैंने 90 रुपये में बेच दी, ये मान लो बेच दी। लेकिन ये कह रहा है कि भाई लास्ट में अगर मैं 1260 में बेचता तो मुझे 5% लाभ होता। यानी कि 100 रुपये की चीज़ कितने में गई मेरी, 105 में गई, तभी तो 5% लाभ हो गया। बेची पहले 90 में बेची थी, अगर मैं कुछ और अधिक में बेचता तो 5% लाभ होता, यानी कि 105 हो जाता। तो कितने का टोटल का फ़र्क आ गया, 15% का। यानी कि 15% की वैल्यू दे रखी है 1260 रुपये। इसने कहा है कि भाई कोई वस्तु 100 रुपये की थी, इसको मैंने 10% हानि पर 90 रुपये में बेच दिया। लेकिन ये कह रहा है कि अगर मैं x रुपये, 1260 को बोल जाओ, अगर मैं x रुपये ज़्यादा में बेचता ना स्कोर, तो मुझे 5% का लाभ होता। यानी कि कितना हो जाता, मेरे को कितने रुपए मिलते, 105 रुपये मिलते। ठीक है। तो x रुपये ज़्यादा बेचे, यानी कि कितना रुपये ज़्यादा बेचे, ये देखो, पहले 90 में बेचा था, 105 में, कितना परसेंट ज़्यादा बच गया, 15% फालतू बेचा है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1260। अब किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, 100% मानते हैं। तो 15 की वैल्यू है 1260, तो 1260 बटे में 15 गुना में 100। ठीक है। 15 7 105, 15 8 120 और 15 चौक 60। 84 गुना में 100 करेंगे तो 8400 आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा 8400। अगला है सवाल नंबर 73, ब्याज का सवाल है। एक किसान अपने खेत में खेती करने के लिए एक साहूकार से 1,32,000 रुपये उधार लिया। ब्याज की दर 12.5% है, चक्रवृद्धि ब्याज है। 2 साल के अंत में उसने 1,07,062.50 रुपये भर के और अपना स्कूटर दे दिया। स्कूटर का मूल्य बताओ। ये सारी लाइन छोड़ दो, लास्ट वाली। आपको इसका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, कितना बनेगा, 1,32,000 रुपये 2 साल के बाद कितने देने पड़ेंगे, पहले तो वो निकालना है। उसके बाद उसमें से इतने नगद दे दिए थे वो घटा दो, बचा हुआ स्कूटर की कीमत आ जाएगी। ठीक है। 1,32,000 रुपये लिए थे, 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8। पहले इसका 1/8 कर दो, पहले साल का निकल जाएगा। दूसरी साल का फिर 1/8 करेंगे और फिर इसका नीचे वाले का भी 1/8 करेंगे। ये सारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। उसको 1,32,000 में जोड़ दो। ठीक है। 1,32,000 में आपको जोड़ना पड़ेगा। इसका ब्याज निकालेंगे तो आएगा लगभग 16,706। इसको 1,32,000 में जोड़ दो तो टोटल कितना रुपए देने पड़ेंगे उसको, वो देने पड़ेंगे 1,48,000 कुछ करके। ठीक है। अब इसने क्या कहा, 1,67,000 देने पड़ेंगे, उसमें से 1,07,000 का तो इसने कैश दे दिया। तो स्कूटर कितने का पड़ेगा, 60,000 का पड़ेगा। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 74 है, रेशियो प्रपोर्शन का सवाल है। सवाल नंबर 74 के अंदर दिया है PQR 3 कंटेनर की क्षमता है 5:4:8। वे क्रमशः 1:4, 2:3 और 3:5 वाले दूध और पानी के मिश्रण से भरे हैं। तीनों को एक साथ मिला जाए तो दूध और पानी का अंतिम अनुपात बताओ। देखो, पहला दे रखा 1:4 में, दूसरे में है 2:3, तीसरे में है 3:5। ये बीच में अनुपात का 23 नहीं है, 2:3 है, ये ध्यान रखना। 23 नहीं है, 2:3 दिया है यहाँ पर। ठीक है। तो पहले वाले की क्षमता है 5 और इसमें भरा भी 5 है, दूसरे वाले की 4 है, तीसरे वाले की 8 है। तीनों का अनुपात निकालना है आपको, एक बार खुद से ट्राई कर लेना। इसका जो मैं टोटल आंसर है वो बता देता हूँ। जो फाइनल मिक्सचर में जो दूध और पानी का अनुपात आएगा वो आएगा 28:57। ऑप्शन डी आएगा। सवाल नंबर 75 टाइम एंड वर्क का है। एक 10 दिन में करता है, 20 15 दिन में। एक 10, दूसरा 15, टोटल एलसीएम कितना आएगा 30। 10 या 30, 15 दूनी 30। ए की क्षमता 3 आ गई, बी की 2 आ गई। वे 4 दिन एक साथ काम करते, टोटल कितना है 5। दोनों को मिला के 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, 5 चौक 20 यूनिट। काम कितना बच गया, 10 यूनिट। तो शेष काम कितना बचेगा, 10 यूनिट बच गया। अब इसने ये नहीं कहा 10 बच गया, इसने बताया टोटल 30 था तो कितना हिस्सा बच गया, तो 10/30वां हिस्सा बच गया, यानी कि 1/3 काम बच गया। ऑप्शन डी उत्तर रह जाएगा। 2/3 काम हो गया, 1/3 बच गया।
सवाल नंबर 76 है, कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा से समान दूरी तय करता है और कुल उसको 2 घंटा 33 मिनट समय लगता, तो उसने कुल कितनी दूरी तय करी। 3 स्पीड दे रखी है आदमी, एक तो 5 की स्पीड से चलेगा, फिर 8 की स्पीड से, फिर 10 की स्पीड से, ऐसे चलता है अलग अलग, और उसने 2 घंटे 33 मिनट टोटल लगे ऐसे चलने में। बराबर दूरी, पहले तो 5 की स्पीड से गया, मान लो 2 किलोमीटर गया हो, फिर 2 किलोमीटर 8 की स्पीड से गया, फिर 2 किलोमीटर 10 की स्पीड से गया। सारे काम में इसको टाइम लगा 2 घंटा 33 मिनट। ये बताओ उसने टोटल दूरी तय कितनी करी, ये इसके अंदर पूछा गया है। ठीक है, हमने मान ली कुल दूरी थी x, किसने बराबर दूरी तय करी थी। तो देखो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड दे रखी है, कुल दूरी हमने मान लिया x, टोटल टाइम दे रखा है। तो पहले वाले देखो टोटल टाइम दे रखा तीनों स्पीड का, तो पहले वाले का टाइम होएगा t1, दूसरे का t2, तीसरे का t3, ये होता है टोटल t के बराबर तीनों का जोड़। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, दूरी हमने x मान ली, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड x + 5, x + 8 प्लस x बटे 10 किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा टोटल टाइम के बराबर। 2 घंटा 33 मिनट का क्या मतलब हो गया, 120 और 33 153 मिनट, 153 बटे 60 मिनट किसके बराबर आ जाएगा, 153 बटे 60 के बराबर। यहाँ से नीचे वालों का एलसीएम लेना, x का मान निकालना, और x का मान आ जाएगा 6 किलोमीटर, यानी कि तीनों बार 6-6 किलोमीटर की बराबर दूरी गया है। तो टोटल दूरी पूछी है तो 6 किलोमीटर 3 बार गया, तो 18 किलोमीटर उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 77 है, एक संख्या के 5 गुणे में 10 घटाया जाए, संख्या x मान ली, तो उसके 5 गुणे में से 10 घटा दिया, 5x - 10, तो उस संख्या के 4 गुणे में 8 जोड़ने के बराबर होता है, तो संख्या बताओ। 5x - 10 बराबर 4x + 8, इधर ले आएंगे तो 5x - 4x क्या हो जाएगा x, और 10 और 8 18, x का मान कितना हो जाएगा 18। ऐसे सवालों में जो उत्तर आ गया ना, एक बार इसको ऊपर जो सवाल दिया है उसमें पुट करके देख लेना भाई आपका वैल्यू सही मैच हो रही है नहीं, कई बार जल्दबाजी में हम जोड़ घटा गलत कर देते हैं। a अनुपात b थे 3:7, तो ये बताना है, तो a का मान 3 ले लो, b का 7 ले लो, तो ये क्या आएगा 5 × 15 जमा 7 × 7 = 49। ठीक है, नीचे आ जाएगा 7 × 21 जमा 5 × 7 = 35, ये इनको जोड़ के आपको बता देना है। ठीक है, ये लास्ट में आएगा 8/7, ये बनेगा ऊपर 64, नीचे बनेगा 56, ये 7 से काट देना, 7 8 × 7 = 56 और 8 × 8 = 64, 8/7 उत्तर हो जाएगा जो दिया है ऑप्शन ए के अंदर, 8:7। इनमें से सबसे ये अलग देखो 4 भिन्न दे रखी है, और इसमें उत्तर आपको बताना है कि सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न आपको बतानी है। तो देखो 32/67 होता है 0.47 के, 23/53 होता है 0.43 के, 13/41 किसके बराबर होता है 0.31 के, 45/81 होता है 0.55 के। सबसे छोटी भिन्न पूछे तो वो होती है 13/41, सबसे बड़ी पूछे तो वो है 45/81, ये ध्यान रखना, ये सबसे छोटी भिन्न है और ये सबसे बड़ी भिन्न है। प्रश्न नंबर 18 है, 16 और 24 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ। एलसीएम और एचसीएफ, तो 16 और 24 का एचसीएफ कितना आएगा 8, 8 का पाड़ा ये जो सबसे बड़ा जिसको कॉमन ले रहा है। एलसीएम क्या आएगा 24 और 16 का, 24 दूनी 48 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 8 और 48, और ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर। प्रश्न नंबर 81 है सिंप्लीफिकेशन का, पहले ये सोल्व करो, -2 आएगा, -2 को 9 से गुणा करो, -18 माइनस, और ये माइनस का 20/10 यानी कि -2, -18 -2 करेंगे तो कितना आएगा -20 बटे में, नीचे कितना है -15, और ये 2 से कट जाएगा 2 पर -4 -19, 20/19, ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा इसका, सवाल नंबर 81 का। सवाल नंबर 82 दिया है, 544 का 25% यानी कि 544 का 1/4 हिस्सा करो पहले तो, 25% यानी कि 1/4, 4 से काटेंगे तो 4 × 4, 4 × 12, 4 × 24 जमा 1400 का 38%, तो 1400 × 38/100 करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, 38 × 14 करना है, 38 × 14 करेंगे कितना आएगा 532 आएगा। 2860 का 60% यानी कि 2860 गुणा में 60/100, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, तो 288 को 6 से गुणा करना है, ये कितना आएगा 1728 आएगा। इनको जोड़ना है 136, 532 और 1728, ये आएगा 2396, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 83 है,
एक पूंजी का 1/2 भाग 5% पर, 1/4 भाग 10% और बाकी 8% पर निवेश करता है। 2 साल बाद उसकी आय 2800 रुपये है, तो उसकी इनकम बताओ कितनी थी। देखो 1/2 1/4 कोई ऐसी संख्या ले लो तो 2 और 4 से भाग होती हो, हमने मान लिया वो 4 ही है, उसकी इनकम 4 मान ली। तो 1/2 भाग यानी कि 2 हिस्से तो कितने पर दे दिए, 5% पर दे दिए। कितना आ गया 10 यहाँ से। 1/4 करेंगे तो एक हिस्सा कितने पर दे दिया, 10 पर, ये भी 10 आ गया। बच गया कितना, 2 यहाँ पर गए कि यहाँ पर कितना बच गया, एक हिस्सा, उसको कर दिया 8% पर, 8 यहाँ से आ गया। टोटल कितना हो गया, 28 हो गया। ठीक है, 28 का मान कितना दे रखा है, 2800। 2 साल बाद कितना गुना दे रखा है, 100। तो इनकम कितनी थी, 4 मानी थी ना, इसका भी 100 गुना कर दिया। लेकिन ये पहले की है, इसने आगे की पूछी है। ठीक है, ये जो इसने इनकम दे रखी है ये पहले की इनकम दे रखी है, तो ये हो जाएगा। अच्छा 2 साल बाद की पूछे, 2 साल का ब्याज लगेगा भाई। ये तो हमारी देखो कितनी आ गई थी, 2 आ गई थी, ये 1 आ गया था और ये 1, तो 2 5 10, 4 1 10, 10 और 20 और 28 आ गई। 128 की वैल्यू दे रखी है ये। ठीक है, इसका उत्तर आएगा 20,000। एक बार आप खुद से ट्राई करके देखना, ये 20,000 इसका उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 84, 3 की पावर 10 को 7 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। 3 की पावर 10 को, 3 की पावर 10 को जब हम 7 से भाग देते तो क्या बचेगा। 3 की पावर 10 को अगर हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 59,449। इसको 7 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 4 शेष बचेगा। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 85। ये गणित का आखिरी सवाल है और ये पाई चार्ट का, फ्लो चार्ट का, ये आपको खुद से बना लेना है इसका। सवाल नंबर 85 का जो उत्तर आ जाएगा वो ऑप्शन ए उत्तर आएगा, 79 बिलियन पाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे गणित भी पूरा हो गया। लास्ट के 15 सवाल बचे हैं रीजनिंग के सवाल, फटाफट देखते हैं। पहला सवाल है कथन निष्कर्ष का। कथन है कि कुछ बांसुरी है वो लाल है, अच्छा ताल है, कुछ बांसुरी है ये ताल है, और सारी ताल जो है वो धुन है, कुछ धुन है वो गाने हैं। ये गाने हैं, ये ताल है, और ये ताल है, ये सारे धुन है। उसके बाद ये बांसुरी है, बांसुरी ताल धुन और गाने। कुछ बांसुरी गाने नहीं हैं। देखो ये नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखी है, मतलब दोनों ही गलत हो जाएंगी। नेगेटिव दे रखी है तो कुछ भी नहीं होगा, सारी पॉजिटिव कथन दे रखे तो निष्कर्ष नेगेटिव कभी नहीं होगा। ये ध्यान रखना, आपको सोल्व करके ही नहीं देखना। ना तो 1 का अनुसरण करता और ना ही 2 का, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। 87 का एक परिवार के 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी यू। टी पी के पति का भाई है। टी जो है वो जो पी का हस्बैंड है उसका भाई कौन है, टी है। यू जो है वो टी की माँ है। टी की माँ कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, क्यू एस और पी की पुत्री है और आर की पोती है, तो आर का टी से क्या संबंध है, ये फैमिली रिलेशन का है। ये एक बार आप खुद बना के देख लेना। ठीक है, सवाल नंबर 87 का उत्तर आ जाएगा पिता। ना 88 नंबर भी आपको खुद से बना के देखना है, काफ़ी लंबे हो जाते हैं सोल्व कराने, और इसका ऑप्शन बी उत्तर आएगा। आप खुद से रफ कॉपी में बना के देखना। सवाल नंबर 89 है, ये डायरेक्शन का है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आपको घुमाते रहना आदमी को। ठीक है, रोकना नहीं, इसको घूमने देना। इसका लास्ट में उत्तर आएगा 285। 285 इसका आखिरी में उत्तर आ जाएगा। 90 नंबर है कथन निष्कर्ष का। कथन क्या है, कुछ बिस्तर जो हैं वो दरिया हैं, सारी दरिया चटाई है। ये चटाई है, ये दरी है, और ये पहले वाला बिस्तर है। सभी चटाई दरिया है, सभी चटाई दरिया बिल्कुल गलत है। सभी दरिया चटाई है, तो सभी चटाई दरिया नहीं है। कुछ बिस्तर चटाई है, बिल्कुल ये कॉमन है दोनों में, तो केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। 91 का कथन निष्कर्ष का है, कुछ चित्र आरेख है, सभी आरेख कला करती है। सभी आरेख कला करती है, ये तो इसमें दे रखा है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष सही है। कुछ चित्र कला करती है, ये भी सही है। दोनों का ही अनुसरण करता है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 91 का। सवाल नंबर 92 का है, ये सिटिंग अरेंजमेंट का है। 6 वैज्ञानिक उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। एस जो है वो पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर खड़ा है। पी के राइट साइड में दूसरे स्थान पर खड़ा है एस।
दो वैज्ञानिक टी और एन के, एस जो है वो एल के बाईं ओर है, एल के लेफ्ट साइड में है एस। दो वैज्ञानिक खड़े हैं टी और एन के बीच में, टी और एन के बीच में दो वैज्ञानिक। देखो ये चार हो गए, अगर हम दो के दो लेफ्ट में लगाएंगे तो टी और एन के बीच में भी दो वैज्ञानिक आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं भाई। दो के दो लेफ्ट में लगाए तो एक साइड टी आ जाएगा, इधर एन आ जाएगा, या फिर इधर टी आएगा इधर एन आएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरा क्या है, इस चार में से अगर हम एक इधर लगा दें एक इधर लगाएं तो भी एक टी और एन इधर भी आ सकता है और टी और एन इधर भी आ सकता है। ठीक है, अलग अलग पॉसिबिलिटी हैं जो इसमें सारी पॉसिबल हो रही हैं। इसने पूछा है कि विच इज द फॉलोइंग अबाउट द पोजीशन ऑफ एल, एल की पोजीशन के बारे में इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, एल के बारे में कौन सा कथन सही, तो एल जो है वो एक एंड पे आएगा, ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा इसका। सवाल नंबर 93 का है, ये भी कथन निष्कर्ष का है, आप खुद से सोल्व कर लेना। 94 का है, इनमें से क्या अलग है, स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र। देखो शिक्षक भी स्कूल में होता है, प्रिंसिपल भी और छात्र भी किसके अंदर होते हैं, ये स्कूल के अंदर, तो स्कूल इसमें अलग हो जाएगा। 95 नंबर का इसमें पूछा कौन सी आकृति आएगी, तो इसमें जो ऑप्शन डी की आकृति दे रखी है वो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 96 नंबर इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह, क्वेश्चन मार्क की जगह इसमें क्या आएगा ये आपको बताना है। ठीक है, देखो इसमें के, देखो के एल आई जे जी एच ई एफ, देखो एफ के बाद जी दे रखा, जी के बाद एच, एच के बाद आई, तो इसका मतलब इधर क्या बचेगा डी, और डी से पहले क्या आएगा सी, बीच में एक अक्षर आएगा सी ब्लैंक डी, सी ब्लैंक डी ऑप्शन डी के अंदर ही दिया है। ठीक है, बीच में जी, फिर एक छोड़ के एच, फिर आई, फिर जे छोड़ के एल छोड़ के एम, एम छोड़ के एन, एन छोड़ के ओ, एक एक अक्षर छोड़ के दिया गया है, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। 97 का दे रखा, जो ये पैटर्न दे रखे हैं दोनों में वही पैटर्न किस उत्तर में लगेगा। देखो 14 और 8 इनका बना रखा 30। ठीक है, 14 और 8 का बना रखा है 30 और 12 और 36 का बना रखा है 84। ठीक है, 12 और 36 का कितना बना रखा है 84। देखो 12 और 36 जोड़ेंगे कितना हो गया 48, 14 और 8 कितना हो गया ये 22 हो गया। 22 का दुगुना करेंगे अगर हम तो कितना बनेगा 22 दूनी 44 और इसमें से 14 घटा दिया। ऐसे 48 का अगर हम दुगुना करेंगे तो कितना बनेगा 96, 96 में से भी क्या घटा दिया इसने 12 घटा दिया। 96 में देखो ये बीच वाली संख्या नहीं है, इसमें से घटा रखी है बाद में। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो, दूसरे वाले का डबल कर लो, पहले वाला जोड़ दो। 36 दूनी 72 जमा 12 करेंगे तो कितना आएगा 84, 8 दूनी 16 जमा 14 जोड़ेंगे तो 30 आएगा। दूसरे का डबल करके पहले वाले में जोड़ देना है, दूसरे का डबल करके पहले वाले में जोड़ देना है। 45 दूनी 90, 90 और 18 108, ऑप्शन डी उत्तर आएगा इसका। दूसरी संख्या का डबल यानी कि जो लास्ट की संख्या है इसका डबल करके इसे पीछे वाले में जोड़ देना है, तो पहले उत्तर आ जाएगा। 98 जैसे गुड़हल है फूल से संबंधित, तो पेंगुइन किससे संबंधित है। गुड़हल एक फूल की प्रजाति है, तो पेंगुइन किसकी प्रजाति है, यह है पक्षी की प्रजाति, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 99 में पूछा कौन सी इमेज इसको फिलअप करेगी, कंप्लीट करेगी, तो ये करेगी ऑप्शन जो सी पर दी गई है वो इमेज। 100 नंबर है, इसमें भी ये पूछा है इसमें कौन सा आएगा, और इसके अंदर ऑप्शन ए की इमेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 47 पूरा हुआ। कुछ पर्सन है जो फटाफट समझाए हैं रीजनिंग के, आप ट्राई करके देखना, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, टेलीग्राम पर बता देना, आपको दोबारा से समझा दिया जाएगा डिटेल के अंदर। 100 के 100% हमने इसके करे हैं, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आर्यभट्ट अकेडमी द्वारा टेस्ट सीरीज तैयार करी गई है, 46 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, 47वां आज हमने कर लिया है, कल करेंगे 48वां प्रैक्टिस सेट। नए स्टूडेंट है यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब कर लो, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब का, वहाँ से नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यही था फिलहाल प्रैक्टिस सेट नंबर 47 में, कल मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 48 के साथ। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ।
ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।